मैं जब अपने एक रिलेटिव के घर गई थी और मैं रात को सो रही थी उस टाइम पे, और सारे लोग थे वहाँ पर, सारे लोग बढ़िया से टीवी देख रहे थे। किसी को पता ही नहीं चला कि वो शख्स वहीं पर बैठे बैठे मुझे अपने चेस्ट पे कैसे टच कर रहे थे। मेरे साथ वो बैड टच किए जा रहा था और वो चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा हर्ट कर रही थी अंदर से कि क्या है, एक शख्स नहीं था जिसने मेरे साथ ये किया था, और भी कई शख्स थे जिन्होंने। एक ऐसी लड़की जिसके रिश्तेदारों ने ही उसके साथ चाइल्ड अब्यूज़ किया और उसकी मर्जी के खिलाफ उसकी शादी फिक्स की गई। एक ऐसी लड़की जो कभी खुद के लिए आवाज़ नहीं उठा पाई, लेकिन आज वो हज़ारों बेटियों के लिए आवाज़ उठा रही है, और वो लड़की मैं हूँ। तो नमस्ते, मेरा नाम मना मंडलेकर है और मैं मध्य प्रदेश के हरदा डिस्ट्रिक्ट के आलमपुर गांव से हूँ। बहुत छोटा सा गांव है जहाँ पर पढ़ाई को लेके ही बहुत सीमित मानसिकता है, और मैं वहाँ से अभी सबसे ज़्यादा अपने गांव की पढ़ी लिखी लड़की निकल के आई। मतलब जहाँ पे मैं रहती हूँ वहाँ पे सिर्फ 8वीं तक स्कूल है, तो घर में बस हमेशा ये सिखाया गया था कि 8वीं तक स्कूल पढ़ लो क्योंकि पास में है, और उसके बाद ससुराल जाने की ट्रेनिंग दी जाती थी। मेरी फैमिली, हम लोग 7 भाई बहन हैं, और मेरे घर में हमेशा से लड़का चाहिए था, और मैं अपने घर की सबसे लास्ट लड़की हूँ। जब मेरा जन्म हुआ था तो सभी को लग रहा था कि लड़का होगा, बट मैं आई और फिर सब लोगों का ऐसा चेहरा सा वैसा उतर गया था क्योंकि सबको लड़का चाहिए था, और मैं एक लड़की निकल के आई थी। तो वहाँ पर भी मेरे लिए बहुत वैसे था कि मुझे इस चीज़ का आभास जब मैं बड़ी हुई तब आया कि घर में हर छोटी छोटी चीज़ों को लेके ऐसे डिस्क्रिमिनेशन होता था कि घर में अगर दूध है तो भाई दूध पिएगा, या अगर घर में थोड़ी सब्जी भी बची है तो वो भाई खाएगा, हम कैसे भी कर सकते हैं। तो बहुत छोटे छोटे से जो डिस्क्रिमिनेशन थे वो बहुत ही हर्ट करते थे, लेकिन ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ डिस्क्रिमिनेशन ही झेल रही थी। उस पीरियड में मेरे साथ कई बार चाइल्ड अब्यूज़ हो रहा था, फिजिकल अब्यूज़ हो रहा था, और मैं उस चीज़ को झेल रही थी क्योंकि मुझे नहीं पता था कि वो चीज़ें क्या है। मुझे बुरा लगता था, मुझे हर्ट होता था, मैं उस जगह से भागती थी, लेकिन मुझे नहीं पता था कि इसका सोल्यूशन क्या होगा, इसके लिए मैं कैसे क्या कर सकती हूँ। ना तो मैं ये बात अपने पेरेंट्स को बता पा रही थी, ना अपनी दीदियों को बता पा रही थी, और ना मैं अपने स्कूल टीचर या किसी को भी बता पा रही थी। इस चीज़ के लिए मैं अंदर ही अंदर घुट रही थी। तो इसी के साथ मैं आपको एक इंसिडेंट बताती हूँ जिसको मैं आज तक नहीं भूल पाई, और वो शख्स आज भी जब मेरे सामने आता है तो मुझे आज भी इतना अंदर से इतना गुस्सा आता है, इतना चीज़ें होती है कि मैं या तो मैं इस घर छोड़ के चली जाऊँ, या तो फिर ये शख्स यहाँ पे दोबारा ना आए। लेकिन वो चीज़ें हुई नहीं, और अधिकतर ऐसा ही होता है कि मैं जब अपने एक रिलेटिव के घर गई थी और मैं रात को सो रही थी उस टाइम पे, और सारे लोग थे वहाँ पर, सारे लोग बढ़िया से टीवी देख रहे थे। किसी को पता ही नहीं चला कि वो शख्स वहीं पर बैठे बैठे मुझे अपने चेस्ट पे कैसे टच कर रहे थे। मैं गहरी नींद में सो रही थी और मेरे साथ वो बैड टच किए जा रहा था। जैसे ही मेरी नींद खुली, मैंने देखा कि वहाँ पे और भी लोग बैठ के टीवी देख रहे हैं, लेकिन किसी ने वो चीज़ को नोटिस नहीं किया। उस समय मुझे नहीं पता था कि मेरे साथ क्या हो रहा है, और क्या था वो, सही था नहीं था, जो भी था वो मुझे नहीं पता। और मैं उस चीज़ के बारे में कभी किसी से बता भी नहीं पाई, और बट मुझे आज भी वो सीन याद है, और आज भी मैं जब उस शख्स को देखती हूँ तो मेरे अंदर वो रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि इसने मेरे साथ ऐसा कुछ किया। और कोई एक शख्स नहीं था जिसने मेरे साथ ये किया था, और भी कई शख्स थे जिन्होंने मेरे साथ ये किया। और ये मैं जब 16 साल की थी तब तक मेरे साथ ये होता रहा, लेकिन तब तक भी मुझे क्लियर नहीं पता था कि ये गुड टच है, बैड टच है, या क्या है, मैं कैसे निकल सकती हूँ इन सब चीज़ों से। उसका रास्ता मुझे अभी तक नहीं मिला था, बट मैं उन सब चीज़ों से दूर भागने लगी थी अपने घर में। उस रास्ते में जाना बंद कर दिया, उस घर में जाना बंद कर दिया, वो सारी चीज़ें मैं करती थी। तो 8वीं में जब मेरा पढ़ाई स्टॉप हुआ और मुझे आगे पढ़ना था लेकिन परमिशन नहीं थी, तो वो चीज़ें मेरे लिए भी बहुत मुश्किल था कि मैं कैसे घर वालों को कन्विंस करूं कि गांव से मुझे 5 किलोमीटर दूर जाना है, अकेले जाना है, पैदल जाना है। तो मेरे लिए ये भी एक लड़ाई की तरह ही रही कि मुझे अपने अधिकारों के लिए लड़ना है, और मैंने फाइनली अपने घर वालों को कन्विंस किया और मेरा 9th क्लास में एडमिशन हुआ। और ये रास्ता था मुझे, जहाँ पर मुझे अकेले जाना था, मुझे अपने आप को प्रूफ करना था कि मैं कुछ कर सकती हूँ, या मैं भी पढ़ाई कर सकती हूँ, आगे बढ़ सकती हूँ। और जब मैंने घर वालों को कन्विंस किया, एडमिशन तो हो गया, लेकिन प्रॉब्लम ये आ रहा था कि अब मैं वहाँ पे जाऊँ कैसे, क्योंकि पैदल जाना एक थोड़े दिन के लिए ठीक था कि पैदल जाऊँ मैं, लेकिन जब मैं पैदल जा रही थी तब कई बार मेरे साथ ऐसा हुआ कि लड़के आ रहे, छेड़छाड़ कर रहे हैं, कुछ भी बोल रहे हैं, कोई कमेंट्स कर रहा है। गांव के लोग मेरे घर वालों को जाके बोल रहे थे कि आप इसको क्यों आगे पढ़ा रहे हो, ये आगे बढ़ेगी, अगर कुछ हो गया इसके साथ तो फिर इसके साथ शादी कौन करेगा, या आपकी नाक कटा देगी। तो ऐसे बहुत सारे जो वर्ड होते हैं जो बहुत ही हमें तोड़ने वाले वर्ड होते हैं, ये वर्ड्स मेरे घर वालों को लोग बोल रहे थे। और जो मैंने इतनी मेहनत करके अपने घर वालों को कन्विंस किया था,
वो चीज़ें कहीं ना कहीं मुझे वापस से बैक उसी रास्ते में लाके खड़ा कर रही थी कि फाइनली मेरे जब घर पे पापा ने बोला कि बस अब हो गया, अब आपके लिए लड़के के रिश्ते आ रहे हैं, और वो फाइनली किसी एक लड़के से मेरा एंगेजमेंट तय कर दिया। और मुझे बताया गया कि बस अब आपको स्कूल स्टॉप करना है और अभी आपको शादी की तैयारी करनी है। तो वो मेरे लिए बहुत ही मैं वहाँ पर एक बार फिर से टूट चुकी थी, क्योंकि मैंने बहुत मेहनत करके वो डिसीज़न लिया था कि मुझे आगे बढ़ना है और आगे कुछ करना है। लेकिन वहाँ पर मुझे लग रहा था कि मैं वापस उसी स्टेप पे आ गई हूँ जहाँ से मैं आगे बढ़ी थी। अब मैं क्या करूँ, अभी मुझे कोई रास्ता समझ नहीं आ रहा था। और मैंने मम्मी को फिर फाइनली उस टाइम पे मम्मी को बताया था, पापा को बताने की तो कभी हिम्मत नहीं थी, लेकिन मम्मी को बताया कि मुझे शादी नहीं करनी है, और अगर आप ज़बरदस्ती शादी करेंगी तो मैं सुसाइड कर लूँगी, क्योंकि मुझे ये वायलेंस वाली और ये ज़िंदगी मुझे नहीं जीनी है। क्योंकि मैंने अपनी दीदियों को देखा था जिनकी चाइल्ड मैरिज हुई थी, मैंने अपनी फ्रेंड्स को देखा था जिनकी चाइल्ड मैरिज हुई थी। बहुत ज़्यादा वायलेंस था मेरी फ्रेंड्स की लाइफ में, तो एटलीस्ट इतना ज़्यादा वायलेंस था कि मैं उसी से अटैच थी, और मुझे बहुत बुरा लगता था कि वो लड़की कैसे कैसे अपनी ज़िंदगी जी रही है। वो खुद इतनी छोटी है, वो एक छोटा बच्चा लेके आ रही है, उसके ऊपर से वो इतना घर का भी सारा काम कर रही है, और उसके बाद भी उसके साथ मारपीटी हो रही है। तो वो चीज़ें मुझे बहुत ज़्यादा मुझे लगता था कि अगर मेरी शादी हुई तो मेरे साथ भी वही होगा। तो वो एक डर था जिसकी वजह से मुझे उस डर से भागना था। बट फाइनली मुझे वहाँ पर एक और जीत मिली, और मुझे वहाँ पर आगे पढ़ाई करने की मोहलत मिली, और मैंने अपना पढ़ाई फिर कंटिन्यू किया। 12th क्लास तक मैंने पास आउट किया। 12th में मैंने फर्स्ट डिवीज़न से पास किया, और इसके लिए फिर मुझे इसके आगे पढ़ाई करने के लिए मुझे कॉलेज जाना था। मेरे लिए कॉलेज में एडमिशन लेना इतना आसान नहीं था, क्योंकि मैंने परमिशन 12th तक की ही ली थी कि मुझे 12वीं तक पढ़ना है। बट चूंकि मैं फर्स्ट क्लास पास हुई थी, और मैंने अपने घर वालों को फिर कन्विंस भी किया था कि मेरी पढ़ाई का खर्चा मैं खुद उठा सकती हूँ, इसलिए अब मुझे बस परमिशन चाहिए कि मैं पढ़ लूँगी, और मुझे पढ़ना है, कुछ कुछ करना है, अपने सपने पूरे करने हैं। तो वहाँ पर मुझे पेरेंट्स का सपोर्ट ये तो मिला कि ठीक है तुम पढ़ लो, तुम कर लो, लेकिन चैलेंजेस ये था कि तुम करोगी कैसे, तुम इतना 15 किलोमीटर जाना है, कैसे वो दूरी तय करोगी, कैसे वहाँ पर जाके अपनी कॉलेज की फ़ीस भरोगी, क्योंकि कॉलेज की फ़ीस 4,000 से 5,000 लगती थी, और 4,000 अगर आप ये फ़ीस दे रहे हो तो 4,000 रुपये तो होते ही नहीं थे। मेरे पास वहाँ तक जाने का 10-20 रुपये, जो 10 रुपये जाने के और 10 आने के 20 रुपये किराया लगता था, मेरे पास वो 20 रुपये नहीं होते थे, और 4,000 फ़ीस भरना मेरे लिए पॉसिबल भी नहीं था। तो उस टाइमिंग में ये होता था कि मैं एज अ खेतों में काम करने जाती थी। 2 दिन तक मैं खेतों में काम करती थी। 100 रुपये एक दिन का मिलता था, तो मैं 2 दिन तक खेतों में काम करती थी। 200 रुपये उसमें मिलते थे, और 200 रुपये में फिर मैं अपना किराया अफोर्ड कर पाती थी। तो हर हफ्ते में जिस दिन छुट्टी होती थी, या जिस दिन कोई काम जिस दिन मैं कॉलेज नहीं जा रही हूँ, उस दिन मैं खेतों में काम करने के लिए चली जाती थी अपने घर पे, अपने गाँव में, और उस पैसे से मैं अपनी पढ़ाई, अपना किराया अफोर्ड कर पाती थी। जब मैं मेरी लाइफ में एक और टर्निंग पॉइंट तब आया, तब जब मैं कॉलेज में फर्स्ट ईयर में ही थी, और मैंने एक कराटे टीचर को देखा। जो मेरी कोच थी वो एज ए ट्रैक सूट पहन के आई थी, और मैंने पहली बार ट्रैक सूट देखा था। मुझे लग रहा था कि मुझे मतलब ऐसे ही बताया गया था कि लड़कियां लाइक सूट पहनना है, साड़ी पहनना है, या पूरे कपड़े आपको पहनना है। तो जब मैं वहाँ पे देखी तो मुझे बहुत ही अजीब लगा था कि मतलब कॉलेज में भी ऐसे कपड़े पहन के कोई आ सकता है, वो भी लड़की, उनके इतने बड़े बाल थे। तो मैंने जस्ट ऐसे अपनी फ्रेंड्स के साथ कमेंट्स कर दिया उनको कि कॉलेज में लोग कैसे कैसे कपड़े पहन के आ जाते हैं, और वो बहुत ही अजीब था। उन मैडम ने मुझे देखा, लेकिन उन्होंने कोई रिएक्ट नहीं किया कि ठीक है ये गांव की लड़की है, शायद ये सोच के उन्होंने कोई रिएक्ट नहीं किया। और उसके बाद फिर मुझे मेरी फ्रेंड ने बताया कि तूने जिन लड़की को कमेंट किया है वो यहाँ की टीचर हैं, और वो कराटे सिखाती है। तो कराटे के बारे में मुझे ज़्यादा कुछ पता नहीं था कि कराटे क्या होता है। बट जब मैंने वहाँ पे लड़कियों को एक्सरसाइज करते हुए देखा, वहाँ पे जब मैंने उस मैडम को प्रैक्टिस करते हुए देखा, जब वो किक चला रही थी और वो ऐसे स्ट्रेचिंग खोला था, तब मुझे लगा कि कराटे मतलब ये लड़कियां भी ऐसे कर सकती है। क्योंकि मैंने तो सिर्फ मूवी में देखा था, जिगर मूवी में देखा था अजय देवगन की, जब मैं मूवी देख रही थी कि वो उन्होंने कैसे प्रैक्टिस किया था। तो मेरे लिए वो बहुत शॉकिंग था कि लड़कियां भी ये सब कुछ कर सकती हैं। तो मैंने जस्ट वो मैम से बोला कि उनको जाके सॉरी भी बोला, और उनको बोला कि मुझे भी सीखना है। और बहुत अच्छी बात थी कि उन्होंने मुझे बिना कोई रिएक्ट किए, या बिना मुझे डांटे, या बिना मुझे कोई जज किए, उन्होंने बोला कि ठीक है आप आओ क्लासेस में। और मैंने वहाँ पे क्लासेस ज्वाइन की, कराटे करना स्टार्ट किया। पर वहाँ पर एक चीज़ थी कि वहाँ पे सिर्फ 1 घंटे आधे घंटे की क्लासेस होती थी, तो मैं इतना ज़्यादा सीख नहीं पा रही थी। और मुझे उस टाइम पे बहुत ही अच्छा लग रहा था कि मुझे लग रहा था मैं जो भटक रही हूँ इधर उधर, कि मुझे क्या करना है, कैसे अपनी आइडेंटिटी बनानी है। क्योंकि ये मेरे लिए बहुत ही यूनिक था कि कराटे करना, एक लड़की होकर मैं मार्शल आर्ट जैसे खेल में आ रही हूँ। तो वहाँ पर मुझे वो एक यूनिकनेस लग रही थी, और मुझे लग रहा था कि मैं ये कर सकती हूँ।
तो वहाँ पर मैंने फिर मैम से ही बोला कि मुझे और सीखना है। तो मैम ने मुझे रिकमेंड किया कि आप यहाँ हमारे यहाँ पे रितेश तिवारी सर हैं, और वो फ्री ऑफ कॉस्ट गर्ल्स को सन 2000 से ट्रेनिंग दे रहे हैं कराटे की। तो वो मेरे लिए बहुत ही अच्छा था कि जो हमारे सर थे वो एक लड़के होके फ्री ऑफ कॉस्ट लड़कियों को ट्रेनिंग दे रहे हैं। तो उन्होंने मुझे बहुत इंस्पायर किया था जब मैं उनसे फर्स्ट टाइम मिली, और उन्होंने जब वो सेशंस ले रहे थे लड़कियों के साथ मिलके, तो वो पूरा बता रहे थे कि गुड टच बैड टच क्या होता है, आपको रोड पे कैसे सेफ रहना है, आपको जब आप घर में, सबसे ज़्यादा वायलेंस घर में होता है, बहुत सारी चीज़ें उन्होंने उस टाइम पे बताई थी। वो एक सेशन जब चल रहा था, और वो मेरे लिए बहुत ही अजीब था और बहुत अलग भी था कि यहाँ पर हमें सिखाया जाता है कि ये बातें किसी से नहीं कहनी है। और मैं जिस प्लेस में आई हूँ, जिस कराटे सेंटर्स में आई हूँ, यहाँ पे लड़कियाँ लड़के सभी हैं, और यहाँ पर ये चीज़ें बातें खुल के हो रही है, और मुझे सिखाया भी जा रहा है कि मुझे सेफ कैसे रहना है। तो वो मेरी लाइफ का एक टर्निंग पॉइंट बना। मैं वो सर से बहुत इंस्पायर हुई, और मुझे लगा कि ये सब चीज़ें मेरे साथ इतने सालों से हो रही थी, और मैं उस चीज़ का कभी आंसर कर ही नहीं पाई। मैं उन सब चीज़ों से दूर भागती रही कि अगर यहाँ पे हो रहा है तो मैं वहाँ नहीं जा रही, वहाँ पे हो रहा है तो मैं वहाँ नहीं जा रही। कई बार मैं घर के अंदर रुक जा रही, कई बार ऐसी सिचुएशन भी आई जहाँ पर मुझे लगा यार बस बहुत हो गया। मुझे लगता था कि मैं ना ज़िंदगी को छोड़ देती हूँ, या मम्मी पापा जो बोल रहे हैं या शादी करने के बोल रहे हैं, मैं शादी करके ससुराल चली जाती हूँ। कई बार मैं हार जाती थी, लेकिन जो सर थे वो हमेशा मुझे मोटिवेट करते थे, और वो उनके मोटिवेशन की वजह से मैं अपनी लाइफ में और आगे बढ़ रही थी। और वही मोटिवेशन जो मुझे मिल रहा था कराटे से, मैंने सोचा कि ये मोटिवेशन मुझे तो मिल रहा है यहाँ पर, क्योंकि मैं इतनी दूर आ चुकी हूँ, लेकिन इस मोटिवेशन को मैं वापस अपने गांव तक कैसे लेके जाऊँ, जहाँ पर वो लड़कियाँ, जब मैं पीछे पलट के देख रही थी कि वो लड़कियाँ अभी भी वहीं पर हैं। जो गांव की लड़कियां हैं वो बाहर नहीं निकल पा रही थी, लेकिन मैं जितना सीख रही थी उतना अपने गांव में लड़कियों को जाके सिखाना स्टार्ट किया मैंने वहाँ पर। तो वो एक फेस रहा मेरी लाइफ का, जहाँ पर मैं मोटिवेट हुई, और मैंने दूसरी लड़कियों को भी मोटिवेट किया। एंड इसी बीच जब मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ, और इस बीच में क्योंकि मुझे पैसे का बहुत ज़्यादा तंगी चल रही थी, तो मुझे समझ नहीं आ रहा था कि खेतों में काम करके मेरा पूरा नहीं हो पा रहा था काम। तो मैंने अलग अलग जॉब ज्वाइन करी। मैंने ज़िला पंचायत में जॉब ज्वाइन की, मैंने ज़िला पंचायत में भी जॉब किया। वहाँ पर भी एक इंसिडेंस हुआ कि जब मैं जॉब कर रही थी तो मेरा जब कंप्लीट हो गया, मेरे वहाँ पे 40,000 रुपये अटके हुए थे, और पैसे अटके हुए थे। मैं अधिकारी से बात कर रही थी कि मेरा अटेंडेंस पूरा है, मैंने उसको अपना पूरा रिपोर्ट सबमिट किया था उनको, लेकिन वहाँ पर जो एक थर्ड पर्सन थे, उन्होंने मुझे कहा कि अगर आपको अपने पैसे वापस चाहिए तो आपको जो मैडम हैं उनके हस्बैंड से मिलना पड़ेगा। तो मुझे ये समझ नहीं आ रहा था कि मैं मैडम के हस्बैंड से क्यों मिलूं, मतलब पेमेंट मुझे यहाँ से लेनी है तो मैं मैडम के हस्बैंड से क्यों मिलूं, मैं मैडम से मिल लूँगी। बट मैम कभी ऑफिस आती नहीं थी ज़्यादातर, तो मेरा उनसे कभी मुलाकात हुआ नहीं। और वो चीज़ मेरे लिए बहुत बुरा था कि उसने इतने अजीब वे में बोला था कि आपको उनके साथ रिलेशनशिप में जाना है या आपको वैसे बात करनी है। मैंने उसको बोला, मैंने भाई एक काम कर, वो 40,000 रुपये तुम ही रख लो, मुझे नहीं चाहिए और ना मुझे जॉब करनी है। मैंने वहाँ से जॉब भी छोड़ दिया और मैंने वहाँ पे वो पैसे भी नहीं लिए और फिर मैं वापस आ गई। लेकिन इसी बीच में मेरी कलेक्टर सर से मुलाकात हुई थी और हमारे स्कूल के बोर्ड पे उनका नंबर लिखा हुआ था, तो मैंने वहाँ पर उनका नंबर देखा था। और चूँकि मैं जिला पंचायत में काम कर रही थी तो वहाँ पर उस टाइम पे ये भी था कि कलेक्टर सर से सीधा, वो कलेक्टर सर भी आते थे हमारी रिपोर्ट लेने के लिए, कई बार वो हमसे बात भी करते थे कि आपको अच्छे से काम कर रहे हो, ये करना है वो करना है। तो मेरा उनसे मुलाकात हुआ था, तो मैंने उनको बताया कि हम कराटे करते हैं और बहुत सारी चीज़ें उनको काम के बारे में बताया और वो बहुत ही खुश हुए थे सर। और उन्होंने कहा कि ठीक है। फिर मैंने उनसे ये इंसिडेंट शेयर भी किया था कि सर मेरे पैसे अटके हुए हैं, 40,000 मेरे लिए बहुत बड़ी रकम है वो, क्योंकि मैंने बहुत मेहनत करके 6 महीने तक 8 महीने तक काम करके वो पैसे इकट्ठे किए थे। तो उन्होंने उनको बोला और फिर मेरा पेमेंट क्लियर हुआ था। तो वहाँ पर भी वो जो वायलेंस मैंने देखा कि यार अगर हमको इतनी छोटी छोटी चीज़ों के लिए, मतलब मैं इस ऑफिस में, इतने बड़े ऑफिस में काम करने के बावजूद अगर मेरे साथ ये चीज़ें हो सकती है, तो बाकी जो लड़कियां जो न्याय के लिए आती हैं उनका तो क्या ही होता होगा। मतलब वो कितना ही लड़ पाएंगी अपने लिए। या तो हम अपने अधिकार के लिए लड़ना छोड़ दें या तो फिर हम वो सेक्रीफाइसेस करते हैं। तो ये चीज़ें बहुत बुरी लग रही थी मुझे कि मैं क्या ही कर रही हूँ अपनी लाइफ में। मतलब मुझे ऐसा लग रहा था कि सब कुछ छोड़ देती हूँ मैं और मैं अपना ही खुद का कुछ करूँगी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि अभी मैं क्या करूँ। लेकिन मेरे पास एक स्किल था कराटे, और कराटे मैंने कभी भी प्लेयर बनने के लिए नहीं सीखा था, सेल्फ डिफेंस के लिए सीखा था। और आज भी मैं बेटियों को सेल्फ डिफेंस के लिए ही वो मार्शल आर्ट यूज़ करती हूँ।
तो मैंने फिर अपने जो कोच सर हैं रितेश तिवारी सर, उनसे बात की और उनके साथ करने का प्लान किया। और फिर हम लोगों ने 2017 में फाइनली तिनका सामाजिक संस्था की शुरुआत की, जो सेल्फ डिफेंस के साथ काम करता है। हमारा विज़न है कि हम कैसे मध्य प्रदेश में मार्शल आर्ट के थ्रू जेंडर इक्वालिटी पे काम कर सकते हैं। जो वायलेंस हमने अपनी लाइफ में फेस किए हैं, जो वायलेंस हम हर दिन अलग अलग गाँव में और हम अपने गाँव में देखते हैं, उस वायलेंस को हम कैसे ख़त्म कर सकते हैं। जब हमारा ऑर्गेनाइजेशन रन हो रहा था 2017 में ही हमारा रजिस्टर्ड हुआ था ऑर्गेनाइजेशन तिनका सामाजिक संस्था। और 2017 में ही अक्टूबर में मुझे एक अपॉर्चुनिटी मिला जहाँ पर यूनिसेफ हमारे विलेजेस में आए। और यूनिसेफ का बहुत बड़ा रोल रहा है मुझे अपने गांव से उठा के इंटरनेशनल लेवल तक लेके जाने तक, क्योंकि उन्होंने मेरा स्टोरी सेलेक्ट किया और मुझे फिर दिल्ली इंटरनेशनल गर्ल चाइल्ड डे के मौके पर मुझे अपना स्टोरी पब्लिक मतलब दुनिया को दिखाने का मौका मिला था। वहाँ सचिन तेंदुलकर सर के साथ, मिताली राज जो इंडियन क्रिकेट कप्तान है उनके साथ, तो इन लोगों के साथ मुझे पैनल डिस्कशन करने का मौका मिला। और वहाँ पर सब लोगों ने अपना स्टोरी और अपने बारे में बता रहे थे, तो मुझे भी वहाँ पर मौका मिला, मैंने उनके साथ अपना स्टोरी शेयर किया। लोग मेरी बातें सुन रहे थे। अगर मैं किसी को बोल रही थी कि बेटियों को कराटे सिखाना है या इनको स्कूल भेजना है, इनको कॉलेज भेजना है, तो लोग वहाँ पर मेरी बातों को ध्यान से सुन रहे थे और उसको इम्प्लीमेंटेशन कर रहे थे। लोग अपनी बेटियों को, मुझे ये टैगलाइन मिल रहा था कि लड़की होनी चाहिए और आप जैसी होनी चाहिए, हमारी बेटी को आप गोद ले लो और आपकी तरह, मतलब हमारी बेटी को भी आपकी तरह बना दो। तो वो मेरे लिए भी बहुत बड़ा नया था, क्योंकि कल तक वही लोग मुझे बोल रहे थे कि तुम क्या कर रही हो अपनी लाइफ में। मेरे पेरेंट्स को बोल रहे थे कि तुम इसको आगे क्यों बढ़ा रहे हो, अगर ये आगे जाएगी तो कुछ गलत कर लेगी, आपका नाम खराब कर देगी, इसके साथ कुछ गलत हो गया तो आप इसके साथ शादी कौन करेगा। और वही लोग आज मुझे और मेरे पेरेंट्स को ये टैगलाइन दे रहे थे कि बेटी होनी चाहिए मना जैसी, और हमारी बेटी को भी इनके जैसे बनना है। तो वो मेरे लिए मतलब मैं उस चीज़ को समझ नहीं पा रही थी कि ये सब कैसे हो रहा है मुझे। बट ये बहुत ही अच्छा रहा कि मेरे काम में ये चीज़ें बहुत ज़्यादा मुझे फ़ायदेमंद रही। अलग अलग गांव में जब मैं क्लासेस करने जा रही थी तो लोग वहाँ पर मुझे पहले से पहचान रहे थे, तो मुझे कहीं पे अपना इंट्रोडक्शन देने की ज़रूरत नहीं पड़ रही थी कि मैं कौन हूँ या मैं क्या करती हूँ। तो वो मेरे लिए बहुत अच्छा रहा। तो इसी तरीके से हम लोगों ने अपने कराटे प्रोग्राम्स को आगे बढ़ाया। और मैं अभी मैंने कई सारे टूर्नामेंट्स खेले हैं, ओपन टूर्नामेंट्स भी खेले हैं, इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स खेले हैं, और मैं उसमें मेडलिस्ट भी रही हूँ। और मध्य प्रदेश के 18 डिस्ट्रिक्ट तक हम लोगों ने अपना रीच आउट किया। अभी 53 करेंट रनिंग सेंटर्स चल रहे हैं हमारे अलग अलग विलेजेस में, जहाँ पर हम बच्चों को कराटे तो सिखाते ही हैं, लेकिन उनको अपनी लाइफ में क्या करना है, करियर पॉइंट्स कैसे करना है, वो सब ट्रेनिंग्स भी दे रहे हैं। तो ये हमारे लिए बहुत ही नया है और बहुत अच्छा भी है कि लोग हमसे कनेक्ट हो रहे हैं। और अभी तक हम लोग 76,000 बच्चों को ट्रेनिंग दे चुके हैं। एज ए रिपीट एंड यूनिक नंबर है। हर साल 12,500 बच्चे हमारे यहाँ से ट्रेन होते हैं। और हमारी पूरी टीम है 171 ट्रेनर्स की, जो मार्शल आर्ट का ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं अलग अलग स्कूल्स में, कॉलेजेस में, हॉस्टल्स में। और एज ए इंडिविजुअल जो गांव होते हैं, गांव में भी और बच्चे जो स्कूल नहीं आ पाते हैं, उन बच्चों के साथ भी हम लोग काम करते हैं। मैं सभी लड़कियों से कहना चाहूँगी कि मेरे और भी सारे चीज़ों में मैंने अधिकतर बोला है कि आप अपनी लाइफ में सब कुछ कर लो, लेकिन अगर आपने अपनी आत्मरक्षा करना नहीं सीखा, आपने सेल्फ डिफेंस नहीं सीखा, तो आप अपनी लाइफ के किसी भी मोड़ पर हार सकते हैं। तो आप अपनी लाइफ में, आपकी लाइफ है, बहुत सारे ज़िंदगी है हमारी, बहुत सारे उतार चढ़ाव आते रहेंगे, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आएंगे, बहुत सारे चैलेंजेस आएंगे। बट कभी भी उन चैलेंजेस से डर के आप घर में बैठ जाओ, ये सही नहीं है। आपको अपने अधिकारों के लिए लड़ना होगा, क्योंकि जब आप लड़ेंगे तो आप बाहर निकल पाएंगे। जैसे मैं हूँ, अगर मैं यहाँ पे आ सकती हूँ इतनी चीज़ों को फेस करते हुए, तो आप भी आ सकते हैं। और मेरी स्टोरी से अगर आपको थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है, तो आप अपने अधिकारों के लिए लड़िए और बाहर निकलिए और अपने सपने को जीने की कोशिश कीजिए, आप ज़रूर जीतेंगे। थैंक यू दोस्तों, आज मुझे यहाँ पर अपने आप को अपने मंच दिया, मुझे यहाँ पे बोलने के लिए। और मैं इस मंच से आपका थैंक यू बोलना चाहूँगी कि आप इतनी सारी इंस्पायरिंग स्टोरीज़ को ढूंढ के लाते हैं और लोगों के सामने रखते हैं, क्योंकि ये स्टोरीज़ होती है जिसको सुन के लोग अपनी लाइफ में डिसीजंस लेना स्टार्ट करते हैं। तो थैंक यू सो मच, थैंक यू अगेन। किसी से पूछा गया वुमेन एम्पावरमेंट क्या है। किसी ने बोला अपने पैरों पर खड़ा होना, तो किसी ने कहा खुद के फैसले खुद से लेना, जिसका एक ही मतलब है फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना। ये मैसेज उन सभी महिलाओं के लिए है जो फैमिली और फाइनेंशियल चुनौतियों के बाद भी अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए कुछ ना कुछ करना चाहती हैं। अगर आप चाहती हैं तो सब कुछ संभव है।
पर जरूरत है तो सिर्फ आपके जुनून की, आपके डिसीजन की और जोश की। हमें पता है हम काबिल हैं, पर घरेलू काम और पारिवारिक जिम्मेदारियों ने हमें इतना जकड़ा हुआ है कि खुद के सपने पूरे करने का कभी मौका ही नहीं मिला। तो आइए अपने हालातों को हराकर जुड़ते हैं जोश टॉक्स जॉब्स फॉर वुमेन कोर्स के साथ। ये कोर्स उन सभी काबिल औरतों के लिए है जो घर पर बैठकर काम करना चाहती हैं और महीने के महीने एक इनकम अर्न करना चाहती हैं, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनने के लिए। अब खुद को रोकने का नहीं बल्कि आगे बढ़ने का समय है। पर कैसे, ये जानने के लिए नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करें।